हेलो 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 यूट्यूबर्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में करा था, वो हम चैप्टर करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन द ऑडिट, सी इंटर ऑडिट, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश, ये फुल फ्लेज चैप्टर है जैसे कि सेकंड चैप्टर आया था, और मैं अब यही कोशिश करूंगी और यही हमारे टीम का इंटेंट रहेगा कि अब आपको फुल चैप्टर्स ही आपको मिले। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 2 हमारा हो चुका है, चैप्टर 3 आज हम कवर करेंगे। ऐसे ही एक चैप्टर 1 की भी लेके आऊंगे एंड सो ऑन चैप्टर 10 तक हम लेके आए। उसके बाद हम जल्द स्टार्ट करेंगे जैसे ही चैप्टर कवर हो जाएंगे एसेस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए, पेन लेके बैठ जाइए। जो मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मॉड्यूल से पढ़ो, लेकिन ये जो मैं क्लासेस लेके आ रही हूँ वो सारी चीज मॉड्यूल के अंदर ही है, कुछ फैंसी नहीं है। आप लोग का पढ़ने का क्राइटेरिया बेटा क्या होना चाहिए? मॉड्यूल आप सामने रख दीजिए, या कोई भी रिसोर्स बुक आप यूज कर रहे हैं आप वो सामने रख लीजिए, मॉड्यूल रख लीजिए, और जो मैं आपको रिसोर्स दिखा रही हूँ दिखाऊंगी तो मैं वहां से आपको पढ़ाऊंगी। आप अंडरलाइन कर लो। इसके पीछे एक लॉजिक क्या है कि हमें लिखने के तरीके भी पता चलेंगे कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड लिखना कैसे है, एग्जाम में वो कितने पॉइंट्स कवर करने हैं। इसीलिए मैं ये रिसोर्स बुक आपके सामने रिसोर्स बुक में से पढ़ाऊंगी। लेकिन इस रिसोर्स बुक में हर एक पॉइंट कवर है जो तुम्हारे मॉड्यूल में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल, तो 5 नंबर में इंटरनल कंट्रोल कैसे लिखना है वो हमें यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो फटाफट से बिना किसी देरी के जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कंटेंट में बताऊंगी कि इस चैप्टर में मैम करने क्या वाले हैं। 100 पेजेस का चैप्टर है मैम मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, हमें तो 100 पेजेस पन्ने पलटते ही पलटते यही समझ नहीं आता इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो मैं चैप्टर की सबसे पहले समरी दूंगी कि हम करेंगे कैसे, क्या है इस चैप्टर में, तो आपको भी वेटेज पता रहेगा कि ओ इस चैप्टर में से मैंने 50% मुझे आता है, 50% नहीं आता। राइट? ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, सीए इंटर का न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। देखो बच्चों, आप लोगों ने अब तक पढ़ ही चुका होगा इंटरनल कंट्रोल, या फिर आप रिवीजन मोड में होंगे तो आपको इतना पता तो होगा कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे का कॉम्बिनेशन है। राइट? तो मैं हर चैप्टर के साथ आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में कितने एसेस कवर है, इस चैप्टर में क्या कवर है, ताकि आप जब एसेस की सेपरेट भी रिवीजन कर सके ना, तो आपको पता हो कि ये जो 3 सेट ऑफ एसेज हैं ये आते हैं चैप्टर नंबर 2 में या चैप्टर नंबर 3 में। राइट? तो मैं आपको क्लियर बाइफिकेशन देती हूँ। ये जो चैप्टर है इंटरनल कंट्रोल्स, इसमें से आराम से बच्चे, हाँ वही बात है, 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? 20 मार्क्स तक का। 20 मार्क्स का ऐसे नहीं आएगा, एमसीक्यूज को इंक्लूड करके आएगा। मिनिमम आपका इसमें 12 मार्क्स, 13 14 मार्क्स का आता है, और मैक्सिमम 20 मार्क्स का आता है। तो इस चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये चैप्टर्स को मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ कि इसकी जो कंटेंट की, इस चैप्टर की मेन हेडिंग है जो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल इसकी है, और दूसरा इसी चैप्टर में से जो एसेस कवर है। राइट? तो बेटा इस सबसे पहले मैं एसेस की बात करती हूँ। इस चैप्टर के अंदर आपके 3 एसेस कवर हैं जो मॉड्यूल में फर्स्ट सीक्वेंस में दे रखे हैं। एसे 315, ठीक है, एसे 320, और तीसरा जो ऐसे कवर है इसके अंदर वो आपका कवर है ऐसे 330। तो ये 3 ऐसे जो हैं इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये ऐसे में सेपरेट भी सेपरेट ऐसे की सीरीज लेके आऊंगी, तब इसमें आप कवर कर लेना, बताती भी जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिंक्ड नहीं है। अब जो मैम मेन चैप्टर है, इसकी चैप्टर की बॉडी में वो हमें करना क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जान लेते हैं कि आप लोगों को करना क्या है, ताकि आप लोगों को एक पूरा मतलब ब्लू प्रिंट आपके पास रहे कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर के भी अंदर आपको आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई जो टॉपिक्स मेन मेन है, बोल्ड बोल्ड टॉपिक एज पर दिस स्टडी मटेरियल स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दिस आईसीआई मॉड्यूल। ओके, सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, आइडेंटिटी और इसकी एनवायरमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के को अंडरस्टैंड करना, उसको मतलब उसके एनवायरनमेंट को समझना। तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे
ये मेन टॉपिक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। और इन्हीं दोनों, जब हम ये दोनों कर रहे होंगे तब हम मतलब समझेंगे कि रिस्क असेसमेंट का मैडम मतलब क्या होता है, कि रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है। थर्ड जो मेन बोल्ड हेडिंग है वो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, ठीक है। एंड देन वी गोइंग टू रन द फोर्थ मेजर हेडिंग, रिस्क दैट रिक्वायर्स दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट टेक्निक, जो भी है। फिफ्थ जो कैटेगरी होने वाली है वो फिफ्थ कैटेगरी होने वाली है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सिक्स जो हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो टेस्टिंग ऑफ आईसी, ये बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्सचर है, टेस्टिंग ऑफ आईसी पढ़ने वाले हैं। सेवेंथ जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो अब आपका यहाँ है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक जो चैप्टर है जो आपका इसका खत्म हो चुका है लास्ट ईयर, वो इसमें आएगा। एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बाद हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे डिजी ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, ठीक है। ये इसी चैप्टर में है, डिजी ऑडिट या फिर डिजिटल ऑडिट। और लास्ट हम इसमें आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो कुल मिला के आपको पता चला कि ये दो चैप्टर्स को मैंने इस तरीके से बाइफिकेट किया है, एक रिस्क असेसमेंट में, एक एसेस में। ऐसे इसके अंदर तीन एसेस कवर है, ऐसे 315, ऐसे 330, ऐसे 320। जो मेन हेडिंग है, मेन बॉडी है, हालांकि ये सब इन सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में है। लेट मी क्लियर डू वन थिंग, मैं यहाँ पे एग्जाम रिवीजन ओरिएंटेड वे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग कि मॉड्यूल आपको रेफर नहीं करना, आप मॉड्यूल मेरे सामने खोल लीजिए, अब मतलब अपने सामने खोल लीजिए और इनके हिसाब से आप करिए, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा। क्लियर? तो भैया आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, ये सीरीज में आपको सेपरेट सेपरेट क्लास में लेके आऊंगी, एसएस 315, 320, 330। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं ले लो, लिखो, लिखने की आदत लिखो, क्योंकि पेपर में लिख के आओगे, स्क्रीनशॉट चिपका के नहीं आओगे ना, व्हाट्सएप जैसे वॉइस नोट्स नहीं भेज सकते, तो लिखो लिखो लिखो, प्लीज लिखो। मैं भी यहाँ आपके सामने पीपीटी चला सकती थी, बट मैंने पीपीटी नहीं चलाई है, क्योंकि मैं खुद प्रेफर कर रही हूँ कि लिखो, ताकि आप लोग मुझे भी देख के कुछ मोटिवेशन ले। अगर लेना है तो लिखोगे तो ही काम चलेगा। भैया तुम लोग अभी मतलब कलम, जिस कलम सिग्नेचर के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, 5 साल के लिए रेडी है, ठीक है, वो सिग्नेचर तुम्हें अपने हाथ से ही करने हैं, पार्कर वाले पेन से या कोई और पेन से। आप इस पे ज्यादा मीम्स और कमेंट डाउन मत करना, कहने का सेंस है, ठीक है। तो ये था आपका वो। अब बेटा इसके अंदर करना क्या है, तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में आपको एक हिंदी में मतलब समझाती हूँ कि रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है। राइट? तो उसके बाद हम बेसिक लॉजिक्स पे जाएंगे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद रिस्क असेसमेंट? एक ऑडिटर है, ठीक है। सो ये ऑडिटर है, इन ऑडिटर ने कोई एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी है, इसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट किया, मतलब एजीएमएन की अपॉइंटमेंट हो गई, एंगेजमेंट लेटर वगैरह सब प्रिपेयर हो गया, सारी चीज हो गई है। अब बेटा ये भी बंदा, अब ये एक बड़ी कंपनी है जिसकी टर्नओवर कम से कम आपकी 500 करोड़ की टर्नओवर है। अब आप खुद सोच के देखिए, जिस कंपनी की 500 करोड़ की टर्नओवर है, लिमिटेड कंपनी है, आईपीओ लेके आ चुकी है फॉर एग्जांपल, तो वो उसके अंदर कितनी वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन्स होंगी, राइट? अब उसमें छोटी से लेकर बड़ी भी ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो भैया ऑडिटर है, अब इस ऑडिटर को सबसे पहले रिस्क को एक्सेस करना है। रिस्क, हमारा काम क्या होता है, हमारा एज एन ऑडिटर हमारा काम ये नहीं होता कि 10-10 रुपए की सारी चीजें चेक करें। एज एन ऑडिटर, सीए की बात नहीं कर रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑडिटर की बात कर रही हूँ। हमारा काम क्या है कि रिस्क को मतलब इवेल्युएट करना, एक्सेस करना। तो भैया ऑडिटर अपनी नॉलेज के हिसाब से, अब वो नॉलेज कहाँ से आएगी, आइडेंटिटी का, एनवायरमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से काम चलते हैं, क्या इसका इंटरनल कंट्रोल रहा होगा। आप समझ पा रहे हैं, जो अभी मैंने टॉपिक्स आपको लिखवाए थे वो सारी चीजें, इन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद भैया ऑडिटर देखेगा कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है रिस्क की, कौन से रिस्क की, कि फाइनेंशियल कौन सा रिस्क होता है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं, मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं। अब कई बच्चे सोचेंगे मैडम मटेरियली मिसस्टेटमेंट का मतलब, मटेरियली का मतलब होता है जो आप के यूजर्स ऑफ मतलब यूजर्स ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसी बात, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल है। अहम, आप हिंदी में एक वर्ड ले सकते हैं, अहम। तो कुछ ऐसी मिस स्टेटमेंट है भी या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब वो मिस स्टेटमेंट का मतलब है कि अमाउंट में कोई गड़बड़ है, किसकी वजह से, एरर की वजह से या फ्रॉड। तो एक मैं पूरा सेंटेंस बोलूं ऑडिट के अंदर, so auditor need to assess the risk that financial statement are materially misstated or not due to fraud or error, right? तो यानी ऑडिटर को अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है और इंटरनल कंट्रोल को चेक करके और सेवरल अदर ऑडिटर प्रोसीजर्स को एनालाइज करके भैया ऑडिटर को पता लगाना है रिस्क को एक्सेस। वो ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर फ्रॉड हो गई होगा, वो कहेगा कि फ्रॉड होने का रिस्क हो सकता है। उस रिस्क को एक्सेस करेंगे और उसको डेफिनेशन को बोला जाता है रिस्क असेसमेंट। क्लियर हुआ गया या नहीं? तो भैया रिस्क को एक्सेस कर लेना, रिस्क को पहचानना। जब ऑडिटर को पता चलेगा कि रिस्क क्या है, भैया ऑडिटर को पता चला सारी चीज करके कि भैया इनके अंदर जो कैश पे ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ रिस्क है, तो दैट मीन्स द ऑडिटर एक्सेस द रिस्क, राइट? रिस्क असेसमेंट हो गया। अब ऑडिटर उस रिस्क असेसमेंट होने के बाद ऑडिटर अपने ऑडिट एविडेंसेस चेक करेगा टू कंफर्म इट। अपने रिस्क को कंफर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी रिस्क असेसमेंट का मतलब समझ में आया। ठीक है, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं। ये जो सारा काम है ना रिस्क असेसमेंट का, ये आफ्टर आप देखो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, फुल कवरेज चैप्टर है। ऑडिट कर लिया, प्लानिंग करी, अब ऑडिट स्टार्ट हो गया तो सबसे पहला काम क्या है कि रिस्क को असेस करना। अब रिस्क को कैसे असेस करना है ये इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो चलिए अब मैं खोलती हूँ अपने नोट्स, आइए। चलिए बच्चों लोग, ये आपका फर्स्ट मतलब रिस्क असेसमेंट का अपार्ट फ्रॉम एसेस। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग, ये किस किस एसे में ये भाषा दी गई है, किस एसे में ये सारी चीजों का जिक्र है बेटा? एसे 315 में इस जिक्र है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ, आरओआई मींस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडेंटिटी एनवायरनमेंट। पूरे एसे को एक लाइन मतलब समझो, आपको 50% ऐसे खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे 315 कहता है कि ऑडिटर जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करता है एक्सेस करता है। कैसे करता है? पहले वो मतलब किसका, एंटिटी का अंडरस्टैंड पड़ता है, एंटिटी का अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता है, और फिर फर्दर उसको रिस्क असेसमेंट मिलता है। तो एज पर द ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इन परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ ऑडिटर शुड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास प्रश्न क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि कैसे एक आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ऑडिटर हैज टू फॉलो दिस 5 थिंग, और ऑडिटर को ये 5 चीजें अपने दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसे समझोगे? सो रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटर इंडस्ट्री क्या है, क्या काम करती है, उसके ऊपर क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अब बच्चे कहेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर आप बैंकिंग सेक्टर का ऑडिट कर रहे हैं तो भैया बैंकिंग सेक्टर का अलग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। अगर आप मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी का कर रहे हैं तो वहां पे आईआरडीए का अलग से फ्रेमवर्क होता है। आप कंपनीज एक्ट का कर रहे हैं, कोई कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, वहां पे अलग से फ्रेमवर्क होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कर रहे हैं अलग से होता है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? पार्टनरशिप, ये सारी चीजें। अब नॉन प्रॉफिट एनजीओ का कर रहे हैं, उसका अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहला काम क्या है एक ऑडिटर को किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट करने स्टार्ट करने से पहले उसके रेगुलेटरी मेजर, उसका एक्सटर्नल फैक्टर और उसका एफआरएफ समझना है। नाउ द सेकंड थिंग आप लिखेंगे द नेचर ऑफ इट्स आइडेंटिटी। उसका नेचर क्या है, ऑपरेशन क्या करती है, सेल परचेस करती है, सेल मैन्युफैक्चरिंग करती है, डब्ल्यूआईपी है या नहीं, उसकी ऑनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, कितना स्टेक होल्डर्स है, क्या स्टेक होल्डर्स है, कौन ऑनरशिप है, कौन प्रमोटर्स है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट एंटिटी इज मेकिंग टू प्लान टू मेक, किस टाइप्स की इन्वेस्टमेंट कंपनी करना चाहती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, डेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इक्विटी में करना चाहती है, वो एक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहा है। द वे ऑफ आइडेंटिटी स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस, किस तरीके से आइडेंटिटी ने पैसा उठाया। फॉर एग्जाम्पल आप शार्क टैंक देखते हैं तो वहां पे वो इक्विटी का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रहता है, लेकिन कई जो शार्क्स हैं वो डेट्स पे भी बोलते हैं। तो भैया एक आइडेंटिटी ने अगर कोई फंड रेज किया है, चाहे वो एंकर इन्वेस्टमेंट से हो या आईपीओ से हो,
ठीक है। तो भैया वो किस तरीके से किया है, वो मतलब आपने जो इक्विटी है उसको डिसॉल्व करके किया है, प्रेफरेंस किए हैं, या फिर डेट्स में किया है। थर्ड थिंग जो ऑडिटर चेक करेगा किसी भी आइडेंटिटी के एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल कि डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है डेप्रीशिएशन को, उसमें दो टाइप्स के डेप्रीशिएशन मेथड दे रखे हैं, एसएलएम और डब्ल्यूटीवी। वैसे तो डब्ल्यूटीवी रिकमेंडेड है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन एसएलएम मेथड फॉलो करती है तो उसका रीजन क्या है, क्या इफेक्ट है। आइडेंटिटी ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज, एक आइडेंटिटी की ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या है बिजनेस को लेके, और बिजनेस रिस्क क्या क्या है, राइट। मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ आइडेंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, थ्रू एनालिटिक्स, थ्रू रेशियो एनालिसिस। तो समझ में आया, किसी भी, आप भी एक सीए नहीं भी हैं, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो यू नीड के आप उसका प्रोस्पेक्टस सब करके नहीं उसकी फाइनेंशियल थिंग को नहीं समझ पाते, आप उसके क्या पढ़ते हैं, इसका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इसका ऑपरेशन क्या है, इसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो करती है, इसकी ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी, क्लियर। ओके। तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा अंडर द वेदर, so that's why I'm buffing. Okay, so ये चीज है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। नाउ अब इसको थोड़ा और डिटेल्स के अंदर दे रखा है, तो थोड़ा डिटेल्स के अंदर भी जाते देख लेते हैं। रेलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल एप्लीकेबल एफआरएफ, तो इसके अंदर आपके और ज्यादा एक्सप्लेन में दिया है। रेलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स, रेलेवेंस इंडस्ट्री फैक्टर का मतलब है इंडस्ट्री मार्केट कंपटीशन, इंडस्ट्री कंडीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है, सप्लायर कौन सा है, कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन में, बी टू सी है, डी टू सी है, कैसा है। तो if matters may consider include market competitors, whether entity engaged in the seasonal activities, product technology relating to the entity's product. सेकेंड इज रेलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, एफआरएफ क्या है, गवर्नमेंट के टैक्स रेगुलेशन या किसी भी लॉ का कंप्लाइंस क्या है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज अदर एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कौन कौन से होते हैं किसी भी एंटिटी को समझने के लिए। अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी इन्फ्लेशन, फाइनेंसिंग, ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर दैट मे बी कंसिडर। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें दे रखे हैं, बिजनेस ऑपरेशन सच एज नेचर ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज, रेवेन्यू सोर्सेज क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कलेक्ट करने में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसी दे रहा है, किस लोकेशन पे दे रहा है, की कस्टमर कौन सा, सप्लायर कौन है, और गुड्स सर्विसेज कैसी है, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या कर रही है कंपनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या वो प्लान है या नॉन प्लान है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेजर्स, अगर सब्सिडरी है या डेट्स ले रखे हैं तो वो सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, फाइनेंसिंग रिपोर्ट इज सच एज अकाउंटिंग पॉलिसीज, रेलेवेंट रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अभी तक हम वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि इन पॉइंट्स की बदौलत कोई भी ऑडिटर ये समझ सकता है कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनवायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अंडरस्टैंडिंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो क्या वो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, ये ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है, राइट क्या वो एफआरएफ के अंदर आता है या नहीं आता, क्लियर। सो ये चीज है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो चलिए। वन मोर थिंग माय डियर लर्नर्स, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर देना, ये तो आपको पता है, लेकिन आपके लिए एक चीज और मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पे हिंदी में आपको इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा पूरा इंग्लिश टू ट्रांसलेशन नहीं कर रही मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग चीजों को बारीकी से समझे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ऑडिट सीए बनने के बाद आप ऑडिट परफॉर्म करेंगे तो आप गूगल नहीं सर्च कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ और पढ़वा रही हूँ आपको वैसे ही लिखेंगे तो यू विल श्योरली गेट अ गुड मार्क्स। ओके, now examples of matter that may be considered toward the understanding of strategies। अब ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो एक बात की थी कि आइडेंटिटी के ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज रिलेटेड बिजनेस को समझना है, उन स्ट्रैटेजी से एक ऑडिटर कैसे समझ पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। सो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ए पोटेंशियल लीड टू बिजनेस रिस्क, दैट इज आइडेंटिटी डज नॉट हैव पर्सनल और एक्सपर्टाइज टू डील विद द चेंजेस इन द इंडस्ट्री, न्यू प्रोडक्ट एंड कस्टमर, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रिलायंस लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वो डिफरेंट सेक्टर्स में है, पहले वो टेलीकॉम से स्टार्ट है, सबसे पहले मैं बात करूं तो रिलायंस पहले जो सबसे पहले तो धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, तो रिलायंस स्टार्ट किया था
वो कंपनी थी टेक्सटाइल में डील करती थी। जो साड़ी की फॉल आती है ना, वो रिलायंस कंपनी की आती थी। आपको भी मदर से पूछ रहा या उनसे। उसके बाद ये डिजिटल टेलीकॉम में आई। आज देखेंगे तो रिलायंस में बहुत ज्यादा है। तो भैया अब ऐसा एक आदमी को हर चीज की नॉलेज नहीं होती, तो भैया इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है, इंडस्ट्रियल में रिस्क क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज बिजनेस यूज कर रहा है एक्सपेंशन अपनी बिजनेस को लेके। तो these are the example of strategies that a organization is following। और इन स्ट्रैटेजीज को समझ के एक ऑडिटर क्या करता है, समझता है कि इसका विजन मिशन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ एग्जाम्पल ऑफ रिव्यू की परफॉर्मेंस। अब की परफॉर्मेंस मैंने जैसे आपको बताया था, की परफॉर्मेंस का मतलब है रेशोज। पी रेशो चेक करेगा, आपका जीपी रेशो चेक करेगा, आपको डेट इक्विटी रेशो चेक करेगा। उससे आपको बहुत आइडिया लग जाता है। अब किसी का करंट एसेट जो रेशो है वो आपका 2:1 की जगह आपका 2:5 है, तो ऑब्वियस की बात है डेट ज्यादा है, करंट एसेट्स का वो कम है, राइट। पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करेगा, फॉरकास्ट बजट चेक करके, एंड क्रेडिट रेटिंग सीआरआर ऑब्वियस की बात है। कंपनी की लोन सिविल स्कोर क्या है, वैसे और मतलब इंडिविजुअल में सिविल स्कोर होता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेट्स वगैरह क्रिएट करती है उसका भैया क्या होता है, रिजल्ट के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग सीआरआर क्रेडिट रेटिंग होती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग। तो अब तक आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके फुल कवरेज चैप्टर आने वाले हैं, राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब भैया बात आती है, इतनी देर से मैम आप बता रहे हो अंडरस्टैंड करो, क्यों अंडरस्टैंड करना है एक ऑडिटर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट हेल्प्स द ऑडिटर इन प्लानिंग। भैया वो प्लान अपना अकॉर्डिंग टू उसको करेगा ना। अगर तुम उसको अंडरस्टैंड नहीं करवाओगे, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो प्लानिंग बेचारा क्या करेगा? ऐसा थोड़ी ना है कि सीए शक्तिमान है, ऐसा नहीं होता ना। नाउ सेकंड पॉइंट, गेनिंग नॉलेज अबाउट क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग द ऑडिट ओवरऑल ऑडिट प्लान। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनती है, फिर ऑडिट प्लान बनता है, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनता है। तो ऑडिट प्लान इज द मेन सोर्स। ऑडिट प्लान के अंदर भैया वो तभी तो अपनी स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करेगा, अपनी एंगेजमेंट ईटी टीम इंक्लूड करेगा, जब उसको पता चलेगा कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडेंटिटी या कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब एक ये नहीं है कि भैया रिलायंस में 1900 जब रिलायंस स्टार्ट हुआ था आपका, तब एक ऑडिटर ने जो स्टार्ट किया था उसने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया। अरे भैया हर महीने हर जगह हर साल में चेंजेस आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे एक लाइन हमने पढ़ी थी, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब था फिक्स। भैया ऑडिट प्लान के अंदर हमने पढ़ा था कि प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेस नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली आपको रीड करना पड़ता है। अब मैं बात करूं कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आप आने वाले 2025 में सीए बन जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2026 में, तो क्या तुम पढ़ना छोड़ दोगे? कान के नीचे लगेगा बेटा, आउटडेटेड हो जाओगे, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट। तो सीए के लिए आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है। अभी तो कोचिंग ले लोगे कि सीए इंटर है तो मैम कोचिंग ले लो, सीए बनने के बाद कौन सी कोचिंग लोगे भैया? जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, हमने 10 साल पहले सीए की थी, 10 साल बाद पूरा सिलेबस मोस्टली चेंज हो गया। और इनकम टैक्स का तो हमेशा ही होता है भैया, तो हम लोग कोचिंग लेते फिरेंगे क्या? यू हैव टू रीड इट लर्न इट। तो दिस वन इज सेइंग सेम थिंग। क्या किसी भी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, दैट्स इनफ। नो, यू इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। आपने ऑडिट स्टार्ट करी, ऑडिट के खत्म होने तक आप उसके अंडरस्टैंड करते रहेंगे। अब अंडरस्टैंड करने में क्या है? अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क इन विच ऑडिटर प्लान्स द ऑडिट। अब क्यों अंडरस्टैंड करना है, क्यों करना है? ताकि ऑडिटर अपने प्लान को उसी अकॉर्डिंग बना सके, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस? बिकॉज असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एक्सेस करने के लिए जरूरी है मटेरियलिटी। एज पर एस 320 के हिसाब से मटेरियलिटी जानना भी जरूरी है। कंसिडरिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यू हैव बीइंग एन ऑडिटर, आपको कंटिन्यूअसली एडिटी के एनवायरमेंट को समझना है और उनको इवेलुएट करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्होंने रेफर किए, इज इट गुड और नॉट, इज इट गुड नॉट, इज इट एप्लीकेबल और इट इज वेरीफाइड और नॉट। Identify the risk where special audit consideration are necessary. For example, थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है, डायरेक्टर्स का लोन इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल कंसिडरेशन दिया है या नहीं। डेवलपिंग एंड एक्सपेक्टिंग द व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हैं उसमें आपके यूजफुल है। एंड इवैल्यूएटिंग
एंड सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स है। तो दीज आर दी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जामिनर तुम्हें पकड़ता है और तुम्हें एग्जाम्पल नहीं आते, बट्टा मार के चले जाते हो, मैम पता है हमें सब कुछ है, एग्जाम्पल में वही तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वहीं फंस जाते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब तक हमने बच्चा लोग क्या किया बेटा, अब तक हमने पढ़ा कि एक आइडेंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को किस तरीके से समझा जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेक करके, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करके, उसकी मैनेजमेंट को चेक करके, ये सारी चीजें हम, और एग्जाम्पल्स भी पढ़े हमने, वो सारी चीज करके एक ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उसके एनवायरनमेंट को समझ सकता है। सेकंड चीज क्या थी कि क्यों समझना जरूरी है, तो ये दो पॉइंट्स थे, क्यों जरा प्लानिंग के लिए समझना जरूरी है और ऑडिट प्लान के लिए जरूरी है। प्लानिंग ओवरऑल ऑडिट की करने के लिए जरूरी है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप प्लान कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जरूरी है। नाउ इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसके एग्जांपल हमने पढ़े। तो फर्स्ट फेज जो हमने, याद करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो समरी बनवाई थी, फर्स्ट फेज क्लियर, राइट। सेकेंड फेज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल कंट्रोल, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल। ओके, तो बेटा ऐसे अभी आप सिंक्रोनाइजेशन देख रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ऐसे 315 इसके अंदर कवर है। तो हर डेफिनेशन जो इस चैप्टर में उठाई गई है वो ऐसे इसमें से उठाई गई है। ऐसे सिर्फ आपके लिए सिर्फ 2-4 पेज के नहीं होते, ऐसे 200-300 पेज के भी हैं जो आपको पढ़ने पड़ते, जो आईसीए ने इशू करे, बट आपके सिलेबस में इतना ही एप्लीकेबल है। तो ये ऐसे में भी कवर अप है, लेकिन आपको डेफिनेशंस में यहाँ बता रही हूँ। तो ऐसे इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, तो ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन भी ऐसे 315 में दे रखी है, जो कि डिफाइन करता है इंटरनल कंट्रोल एज अ प्रोसेस। देखिए, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि डिजाइन किए जाती है, इम्प्लीमेंटेड किए जाती है, डिजाइन की जाती है, इम्प्लीमेंटेड की जाती है और मेंटेन की जाती है, TCWG, दोस चार्ज विद गवर्नेंस। अब ये दोस चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं, एक लेवल होता है कंपनी का मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट के अंदर आपके मैनेजर्स आते हैं, आपके सीनियर्स आते हैं। उससे ऊपर भी एक लेवल होता है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड्स होते हैं, उसके अंदर आपकी कंप्लायंस अथॉरिटी होती है, ऑडिट कमेटी हो सकती है आपकी, या फिर आपके मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्हाटसोएवर जो पैनल में है। तो उस लेवल को जो कि वर्किंग देखते हैं मैनेजमेंट की, उनको बोला जाता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो भैया इंटरनल कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बनाता भी है, डिजाइन भी करता है और इम्प्लीमेंट मेंटेन करता है, those charged with governance, management and other personnel। तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है टू प्रोसेस, टू प्रोवाइड। क्यों बनाई जाती है ये प्रोसेस, टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस। बेटा 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दिया जाता। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। एब्सोल्यूट अच्छा ना, आप कभी डेटॉल का ऐड देखें या कोलगेट का ऐड देते हैं, तो आपने देखा वहां एक कीड़ा चिपका रहता है। वो 99.99 क्यों लिखते हैं, 100% क्यों नहीं लिखते, क्योंकि किसी भी चीज का 100% अश्योरेंस नहीं हो सकता, राइट। इसलिए रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू। भैया कहने की बात है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन से 4 पॉइंट्स, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, एक एक प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि डिजाइन किया जाता है, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है, किसके द्वारा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, टू प्रोवाइड, किसके ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस देना है, इन 4 चीजों के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस देना होता है। नाउ व्हाट आर द 4 थिंग्स, ठीक है, पढ़ते हैं 4 थिंग्स। ये आपके मॉड्यूल के अंदर चार्ट फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में दे रखा है, वन एंड द सेम। तो 4 थिंग क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भैया रिलायबिलिटी मतलब आपने, एक मैनेजमेंट ने एक ऐसा प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस डिजाइन कर रखा है जिसके अंदर सब चीजें सीनियर्स चेक करते हैं, ऑथराइजेशन होती है, डेलीगेशन होती है। क्यों, फर्स्ट थिंग क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, की जो रिपोर्टिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो रिलायबल है। सेकंड, इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ऑपरेशन इज नॉट सेंस विद के मतलब WIP, फिनिश गुड्स, नो, ऑपरेशन का मतलब है जो भी काम हो रहा है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है। थर्ड इज सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, जो प्रॉपर कंपनी के एसेट्स है उसका पूरी तरीके से सेफ गार्डिंग हो रहा है, एंड इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। इसको ना रट्टा मार लो, मैंने समझा दिया, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो रट्टा मार लो, समझो, फिर से मैं बता रही हूँ। IC, internal control, is a process designed
implemented and maintained by those charged with governance, management, and personnel. Okay, to provide a reasonable assurance on the four aspects. What are the four aspects? These are the four aspects. First, भैया reliability of financial statement, effectiveness and the efficiency of the operation, safeguarding of the assets, and compliance with laws and regulation. तो आपको भैया ये पे याद रखना है, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भैया मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में FOAL बोलती हूँ। एफ फोल, फोल से आप याद रख सकते हैं। तो ये फोल है, इसका एंक्रोनियम है, मतलब है इसका एब्रीविएशन है। फोल का मतलब है फोर थिंग: फाइनेंशियल ऑपरेशन, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ द रिपोर्टिंग ऑपरेशन ऑफ मतलब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, एंड ये स्टैंड फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन। तो फोल से आप इसको याद रखना कि चार चीजें अगर आप है तो आप ये फोल याद रखिए, राइट। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो एक इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इंटरनल कंट्रोल्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो प्रॉपरली मैनेजमेंट की गाइडलाइंस और ऑथराइजेशन से हो रही है या नहीं, या आया गया नत्थु गया कुछ भी करके चला जाता है। सेकंड इज ऑल ट्रांजैक्शन आर प्रॉम्प्टली, जैसे भी कोई ट्रांजैक्शन हुई, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे मटेरियल रिक्विजिशन रिसिप्ट है, वो प्रॉम्प्टली मतलब जब हुई जैसे ही रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। appropriate recorded accounting period in which executed or not, so this thing, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल बनाया जाता है। एसेट्स आर सेफ गार्डेड, भैया एसेट सेफ गार्डेड है अनऑथराइज एक्सेस से सॉरी और अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है चाहे वो मतलब कैश हो, इन्वेंट्री हो, कंप्यूटर सिस्टम हो और इंफॉर्मेशन हो। रिकॉर्डेड एसेट्स आर कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग एसेट्स एट रीजनेबल इंटरवल्स। ओके, सो ऑब्जेक्टिव समझ आए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटर। अब तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब प्रश्न आता है कि मैम हमें हम ऑडिटर है, हमें क्यों इंटरनल कंट्रोल को समझना है। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप अ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रोल रह रहा है, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा किसने क्या मिस्टेक करी होगी, किस कहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई होगी। सो अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल असिस्ट द ऑडिटर इन दिस थ्री: आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, कि कोई भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है पोटेंशियली या नहीं। सेकंड, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, नाउ डिजाइनिंग द एनटीई फॉर द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो एनटीई का मतलब होता है नेचर टाइम एंड एक्सटेंड, कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल मतलब प्रोसेस ब्लिंक हो रहा है ना, जो चार चीजों को एक्सेप्ट करता है, फॉल चार चीजों को, वो जानना जरूरी है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल बनाती है। भैया मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैं अपने आर्टिकल्स के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाती हूँ। तुम्हें 10 बजे की रिपोर्टिंग करनी है, तुम्हें 6 बजे से पहले नहीं छोड़ना, तो भैया उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम तो हो सकती है ना। कोई आर्टिकल ऐसा आके बोलेगा अरे यार मैम मेरे एग्जाम है, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे, तो भैया गुस्से में वो क्या कर सकता है, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, सेम एज एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। तो इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली द रीजनेबल अश्योरेंस। भैया ये रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, आपको 100% की गारंटी नहीं देते। सो इंटरनल कंट्रोल मीन्स हाउ इफेक्टिव, आप कितने भी ज्यादा इफेक्टिव करो, तो ये सिर्फ आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस देंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते टाइम सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया गया है, बट इट्स नॉट गिव यू द 100% अश्योरेंस और गारंटी। सेकेंड इज ह्यूमन जजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। सिंस ये एक प्रोसेस है, ये बनाया जाता है कई लोगों के द्वारा, ठीक है, तो इसमें ह्यूमन जजमेंट मेक होता है। फॉर एग्जांपल एक मैंने मैंने मतलब ये बनाया कि मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 बजे की रिपोर्टिंग है, बट वो 10 बजे की रिपोर्टिंग के बाद जो 5 मिनट बाद भी रिपोर्टिंग करेगा उसमें अटेंडेंस लग जाएगी। तो दिस इज अ ह्यूमन जजमेंट, कि कई बार डिसीजन जजमेंट पसंद नहीं आते। थिंग इज लैक ऑफ पर्पस अंडरस्टैंडिंग ए पर्सन। कई ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि भैया ये पॉलिसी क्यों आई है, ये इंटरनल कंट्रोल क्यों बनाया गया है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल में नॉट बी इफेक्टिव। अगर ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो कि जिस पर्पस के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाया गया है द पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड। ओके, फोर्थ वन इज कोलिजन अमंग पीपल। वही मैंने बोला कि लोग समझ नहीं पाते, तो लोगों के बीच छेड़छाड़ कोलिजन रहता है।
जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, ऑब्वियसली दिस इज ड्रॉन बाय द मैनेजमेंट, एज ऑल्सो जज बाय द मैनेजमेंट। तो जजमेंट हमेशा क्लियर नहीं हो सकती। इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल, मैनेजमेंट मेक्स अ जजमेंट। तो समटाइम्स अगर मैनेजमेंट जजमेंट करे तो जजमेंट मे बी बायस्ड हो सकता है। लिमिटेशन इन स्मॉल एंटिटीज, स्मॉल आइडेंटिटीज में भी लिमिटेशन है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो 6 आपकी क्या है, ये लिमिटेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो हमने लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या होती हैं। अब इसके 5 कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स में आता क्या क्या है, कैसे इंटरनल कंट्रोल्स को करना है। तो 5 कंपोनेंट्स विच आर अगेन वेरी हाईली रेलेवेंट टॉपिक। फर्स्ट इज कंट्रोल एनवायरमेंट, second is identity risk assessment process, and third one is information system including related businesses processes relevant to financial reporting, control activity and monitoring controls। अब आपके मॉड्यूल में इन पांचों के भी सब पार्ट्स दे रखे हैं, इसलिए वो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इतना बड़ा बन गया है। और अब हम स्टडी करेंगे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इंटरनल कंट्रोल में इंक्लूड करनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, ऐसे कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में। तो लेट्स स्टार्ट विद कंट्रोल। देखो, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। तो इंटरनल कंट्रोल के 5 पार्ट्स है कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब पढ़ेंगे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। किसी भी इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट करते टाइम या इंटरनल कंट्रोल को चेक करते टाइम एक ऑडिटर को एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एनवायरनमेंट की समझने की जरूरत है। As a part of obtaining the understanding, the auditor shall evaluate। जब वो कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी कि भैया मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। मैनेजमेंट में सबसे पहली बात होती है, जो मैनेजमेंट है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, उन्होंने भैया ऑनेस्टी और एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर भी रखा है या नहीं कर रखा। Second, strength in the control environment element collectively provide an appropriate foundation। अगर आपकी कंट्रोल एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियस की बात है जो अदर पार्ट्स है इंटरनल कंट्रोल के वो अल्टीमेटली स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ऑडिटर को सबसे पहले कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए सबसे पहले उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट देखना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड चीज, बैम कंट्रोल एनवायरनमेंट में आता क्या है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में बच्चों आता है किसी भी गवर्नेंस के फंक्शन या मैनेजमेंट के फंक्शन जो कि इंप्लीमेंट होने हैं ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट आर दी एक्शंस। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट में है सबसे पहले एम्प्लॉयज के लिए तो आपने रख दिया, लेकिन अगर कुछ भी पंगा होता है, कुछ भी बात होती है, तो भैया उसके ऊपर मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या एक्शन लेता है वो भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सो कंट्रोल एनवायरनमेंट्स में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लेट्स स्टडी। फर्स्ट है आपका एलिमेंट कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड इथिकल वैल्यूज। तो कैसा कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसा इंटीग्रिटी की तरह एनफोर्समेंट है। तो दे आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ that influence effectiveness, designs, consideration and monitoring the control। Second thing है commitment to competence, management such as management consideration of competence level, in particular how to translate into requisite skills and knowledge। कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये भी चीज आती है। सेकंड, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस के कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी स्किल्स को कैसे फर्निश के लिए कैसे आप फर्निश करेंगे या बाय बाय टाटा बाय बाय कर देंगे। थर्ड है पार्टिसिपेशन ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो भैया जब आपके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो रोल बनाने से लेकर रोल प्ले से लेकर रोल को मॉनिटर करने से लेकर, तो दैट्स कॉल्ड द पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल। मैनेजमेंट की क्या फिलोसफी है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एक बिजनेस रिस्क को लेके, एक रिपोर्टिंग को लेके, पूरा वो साइकिल मतलब देखने हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है बच्चा लोग फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हम 12th में भी पढ़ते थे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपरली प्लान है, ऑब्जेक्टिव्स प्लान है, क्या प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रिव्यूड हो रहे हैं या नहीं। थर्ड थिंग इज असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है कि भैया
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से तब चल सकती है, अच्छे से कंट्रोल तब हो सकती है जब उसकी प्रॉपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो, ओके, ऑथराइजेशन हो। तो डेलीगेशन और ऑथराइजेशन दोनों हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, क्योंकि एक पर्सन सारी चीज एडजस्ट नहीं कर सकता। सेवेंथ इज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। एम्प्लॉयज आर द मोस्ट वैल्यूड रिसोर्स ऑफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया सबसे पहले कि एचआर की क्या ट्रेनिंग है भैया। आपको एक नया एम्प्लॉय जाता है, उसकी ट्रेनिंग क्या चल रही है भैया। ऑब्वियसली ये बात सीखो ना, कंट्रोल कंट्रोल किससे फॉलो होगा। मैंने कंट्रोल बना दिया, लेकिन वो फॉलो तो करना मेरे एम्प्लॉयज को ही है ना। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू नहीं दूंगी, अपने एम्प्लॉयज को स्किल्स नहीं दूंगी, उनको काउंसल नहीं करूंगी, उनको प्रमोशन नहीं करूंगी, तो मैं कितने भी सारा कंट्रोल बना लूं, क्यों मेरे एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे। और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज की सहायता से ही एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। तो आपको समझ में आया कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है। तो एथिकल वैल्यूज ढंग से फॉलो हो रहे हैं यानी, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस है यानी, पार्टिसिपेशन ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है यानी, मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग और फिलोसफी साइकिल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर अथॉरिटी डेलीगेशन हुई है या नहीं, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हो रहा है या नहीं, एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है। नाउ ये तो थे कंट्रोल एनवायरनमेंट के होता क्या है। नाउ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल जो एनवायरनमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो एक ऑडिटर को बहुत आसानी से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल सकता है अगर वो प्रेजेंट है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कलर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल एक ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करा, उसने देखा इस कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, तो देयर कुड बी लेस चांस दैट मिस मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है वहां पे। But at the same time, it is to be kept in mind that satisfactory control environment is not absolute deterrent to the fraud. Important question है भैया। ये बात सही है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या है कि वो कंट्रोल अगर सेटिस्फैक्टरी है तो वो एक प्रूफ नहीं होता कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड मौजूद नहीं हो सकता। इट हैज टू बी थिंग। अगर आपने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी तो अभी देखा था कि जो पिछले शाहरुख खान का जो बेटा एक रेव पार्टी में पकड़ा गया था तो वहां का जो ईडी है, ईडी ने 25 करोड़ की ब्राइब ली थी ताकि शाहरुख खान के बेटे का नाम आगे ना आए। तो आप देखिए ना ईडी क्या कर रहा है, वहां पे भी देखिए कि ईडी का इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया है। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और उसमें देखता है कि ड्रग्स कहाँ चला है, लेकिन उसी का एक पर्सन ये फ्रॉड कर रहा है। तो सेम चीज ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है कि कंट्रोल सामने से बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कंट्रोल अच्छा है तो आपको गारंटी मिल गई है कि भैया उसके अंदर फ्रॉड नहीं है। एंड ऑडिटर हैव अ आई ऑन दैट। ऑडिटर को फिर भी अपने प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस परफॉर्म करने हैं और अपने तरफ से सेटिस्फेक्शन करनी है कि इसमें रिस्क होने के चांसेस नहीं है। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर। नेक्स्ट। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वैसे तो आपने मेरी वीडियोस और मेरी क्लास स्टार्टिंग से देख रखी होगी। ये क्लास एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। अगर आप नवंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप क्लास बेनिफिट है, लेकिन ये क्लास इस तरीके से मैं आपके ले रही हूँ नोट्स को प्रेजेंट करके, ताकि आप एग्जाम में क्या लिख पाए ये भी आपको नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल अभी बताती हूँ। सो नेक्स्ट पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट इट डज नॉट प्रिवेंट। तो क्या कह रहा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर 100% भी मतलब पूरा सही होगा तो वो पीडीसी कंट्रोल। ना व्हाट इज पीडीसी कंट्रोल, कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट खुद अकेले से ना तो किसी मिसस्टेटमेंट, कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रही है, ना तो उसको प्रिवेंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई ऐसा कंट्रोल एनवायरनमेंट है जो मिसस्टेटमेंट को ये तीनों ना तो प्रिवेंट कर पाया, ना डिटेक्ट कर पाया, ना करेक्ट कर पाया, तो ऑडिटर अपने ये ऑडिटर के इवेलुएशन को इन्फ्लुएंस करेगा। भैया ऑडिटर कहेगा कि भैया मैं कंट्रोल एनवायरनमेंट पे बिलीव कर रहा हूँ, बट इनका कंट्रोल एनवायरनमेंट तो अच्छा है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करते, लेकिन ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में बात लिखी हुई है कि पार्टिसिपेशन ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो भैया यहाँ से पता चल जाएगा कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एनवायरनमेंट इज unable to PDC a material misstatement, then auditor need to influence, ये ऑडिटर के इवेल्युएशन को इन्फ्लुएंस करेगा और ऑडिटर को फिर ज्यादा असेस करना पड़ेगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फिर से मैं क्या दिलाती हूँ, हम कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था, और ये जो हम कर रहे हैं वो 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स है।
सबसे पहला था कंट्रोल एनवायरमेंट। सेकंड जो कंपोनेंट आता है पार्ट, मतलब इंटरनल कंट्रोल का पार्ट जो आता है, सेकंड कंपोनेंट आता है एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ऑडिटर शेल, अब इधर देखिए यहाँ पे ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग वेदर आइडेंटिटी हैज प्रोसेस फॉर। तो ऑडिटर को ये चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, देखना पड़ता है कि ऑडिटर ने प्रोसेस, क्या ऑडिटर ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है। सेकंड इज एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, क्या रिस्क है उसका एस्टिमेट किया है या नहीं। थर्ड थिंग इज असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस, रिस्क की अकरेंस क्या है, असेसमेंट एंड डिसाइडिंग द, ओके। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स दैट आइडेंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो आइडेंटिटी किसी भी आइडेंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस समझने के लिए ऑडिटर को चार चीजें अंडरस्टैंड करनी होंगी। सबसे पहले सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, अकरेंस क्या है, और उसका और वो जो एक्शंस, कुछ अगर रिस्क इन्वॉल्व है, कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने कुछ एक्शन लिए हैं या नहीं। नाउ नेक्स्ट इज identity risk process forms a basis for how determine the risk। भैया इससे ऑडिटर को क्या पता चलेगा, इससे ऑडिटर को ये पता चलेगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क था तो मैनेजमेंट ने क्या एक्शंस लिए, राइट। मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए, मैनेजमेंट ने कैसे रिस्क को मैनेज किया। इट इज नॉट, इट इज दिस प्रोसेस, इफ दिस प्रोसेस इज एप्रोप्रिएट द असिस्ट ऑडिटर एंड आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर ये प्रोसेस एप्रोप्रिएट है मैनेजमेंट की रिस्क को एक्सेस करने की और देन मैनेज करने की, तो ऑडिटर के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट इस तरह से असेस्ट करेगी, राइट। सेकेंड इज रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू फैक्टर सच एस न्यू टेक्नोलॉजी। भैया न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उससे भी रिस्क आ सकता है, न्यू बिजनेस मॉडल्स आए हैं, प्रोडक्शन चेंजेस है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। तो सेकेंड पार्ट जो था इंटरनल कंपोनेंट, कंट्रोल, सेकेंड पार्ट जो इंटरनल कंट्रोल का सेकेंड कंपोनेंट था रिस्क एंटिटी असेसमेंट प्रोसेस, वो क्लियर, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो थर्ड कंपोनेंट था, ये 5 5 मार्क्स के आ सकते हैं, देखो बच्चों। अच्छा मैं आपको एक चीज बता रही थी बच्चा पार्टी, अगर ये 5 नंबर का आता है आइडेंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो आपको ये 5 मार्क्स में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो दैट्स इनफ, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस relevant to the financial reporting and communication and auditor shall, भैया ये क्यों लिखा है auditor shall obtain the understanding, because auditor को समझना है। Auditor shall obtain the understanding of the information system including the related business processes relevant to the financial reporting। तो auditor को सबसे पहले और एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लगा हुआ है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है भैया, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो रही है, किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, किस तरीके से उसको उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जा रहा है और कम्युनिकेट हो रही है, राइट। तो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि किस तरह से ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो रही है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसको किस तरीके से लिखा जा रहा है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है, नरेट किया जा रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या प्रेजेंट है, हाउ इंफॉर्मेशन कैप्चर इवेंट्स एंड कंडीशन ऑफ सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट, जो कि नेसेसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल आइडेंटिटी एंड कंट्रोल अराउंडिंग जर्नल एंट्री। तो बेसिकली ये जो कंट्रोल्स थे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स थे। तो थर्ड जो कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का, सबसे पहले कंपोनेंट क्या है कि एनवायरनमेंट को चेक करना है। एनवायरनमेंट को चेक करने के बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है इंटरनल कंट्रोल का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देखना है, और ये देखना है ऑडिटर को कि मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए। जो तीसरा है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड बिजनेस, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किस तरीके से कंट्रोल है, लिखा जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी गैदर करनी है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का वो है कंट्रोल
एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द ऑडिट। अब ऑडिट के लिए कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी रेलेवेंट टू द ऑडिट विच आर नेसेसरी टू एक्सेस। भैया ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो कि ऑडिट से रिलेटेड है, जो कि मदद करती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एक्सेस करने में। वो कंट्रोल एक्टिविटीज में पॉलिसीज आ सकती है, वो कंट्रोल एक्टिविटीज में प्रोसीजर्स आ सकते हैं, हैव टू एंश्योर दैट मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। इसका एग्जांपल देती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये और नेसेसरी कर दिया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाती है जिससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, उसके अंदर एक ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन होना चाहिए। पहले ऑडिट ट्रेल का पेड वर्जन में आते थे टैली, अगर जिस बच्चे ने काम किया उस सैप में, यानी कि जब ऑडिटर ऑडिट ट्रेल का फंक्शन यूज करके करेगा तो भैया एक ऑडिटर की एंट्री जो ऑडिटर देख रहा है और जो मैनेजमेंट ने की है वो एंट्री साफ साफ शो होगी, किस डेट पे क्या क्या चेंजेस हुई वो चीज होगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज वेदर विद इन द आईटी, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो चाहे वो मैनुअल कंट्रोल से रिलेटेड हो। नाउ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ स्पेसिफाइड कंट्रोल एक्टिविटीज, एग्जांपल क्या है कंट्रोल एक्टिविटीज की जो कि रेलेवेंट टू द ऑडिट है। ऑथराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यूज क्या है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, राइट। तो ऑडिट का मतलब एक तरह से क्या होता है, इवैल्यूएट करना। अब ऑडिटर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन भैया मैनेजमेंट खुद से ही पहले ऑडिट कर सकता है ना कि काम ढंग से चल रहा है नहीं है चल रहा है, फिर जाके बाहर का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करेगा। तो भैया ऑथराइजेशन, सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यू, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू द ऑडिट। समझ आया या नहीं आया? नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का वो है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अब इतने सारे कंट्रोल्स देख लिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट देख लिया, ऑडिट से रिलेटेड कंट्रोल देख लिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कैसे लिखना है वो कंट्रोल देख लिए, लेकिन अब है कि क्या इन कंट्रोल को मॉनिटर करा भी जा रहा है या नहीं। भैया कंट्रोल अप्लाई करना काफी नहीं है, वो कंट्रोल को मॉनिटर करना भी एप्लीकेबल है कि कंट्रोल ढंग से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या कंट्रोल में कोई कमी तो नहीं आ रही। सो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या कह रहा है, मॉनिटर ऑफ कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर। तो बेटा मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली फॉलोड हो भी रहे हैं या नहीं आ रहे, मॉनिटर करना। इट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल पहले अपने कंट्रोल किया था, आपको टाइमली बेसिस फॉलो करना है। एंड द टाइमली बेसिस इज अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कि किस टाइप का कंट्रोल एनवायरमेंट है उन्होंने देखा है। मैनेजमेंट accomplish the monitoring of controls through ongoing activities, separate evaluation, वो ongoing activities के भी देख सकते हैं, separate evaluation से भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज में इंक्लूड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल पार्टी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग द कंट्रोल, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 पार्ट में लिखना है कि मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, क्या इसकी इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट को क्या अकम्प्लिश करना है, राइट। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने चैनल में लिंक दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए हो, क्लासेस चाहिए हो, ठीक है, लॉ की क्लासेस, इनकम टैक्स की, तो आप मुझे जरूर बताइए, तो हमारी टीम उस क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेगी। क्लियर? और अगर आप तो अब तक आपको क्लैरिटी हो रही है तो प्लीज इसको, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बने रहना, क्योंकि हर चैप्टर इसी तरीके से कवर होगा, राइट। ओके, ओके, कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट। नाउ what is this? There is a direct relationship between entity objective and the controls implemented to be the reasonable assurance. So भैया ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव क्या है और उनका कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है। एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल रिलेट टू दी, अब एंटिटी के ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड नहीं हो सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, वो कंप्लायंस से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, और सारी चीजों से associate हो सकते हैं। now factors relevant, now these are the factors relevant for the auditor judgment whether the control। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर के जजमेंट को इफेक्ट करेंगे कि कंट्रोल ढंग से फॉलो हुए भी है नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है कुछ अहम बातें जो इंपॉर्टेंट मैटर इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है आपका कि अगर इंपॉर्टेंट मैटर को भी मटेरियल नहीं माना गया है तो दैट्स इन्फ्लुएंस द ऑडिटर जजमेंट। ओके,
नेक्स्ट थिंग है आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कैसा रिस्क इन्वॉल्व है। साइज ऑफ द एंटिटी, जितना बड़ा एंटिटी का साइज होगा उतना ज्यादा कंट्रोल मेजर्स हमें मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने होंगे। द नेचर ऑफ द एंटिटी बिजनेस, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी ऑपरेशंस, applicable legal and regulatory requirements, circumstances and the applicable component of internal control and nature of the system। तो ये कौन से कंट्रोल के एग्जाम्पल थे बेटा, ये कंट्रोल का एग्जाम्पल जो था वो था कि कौन से ऐसे कंट्रोल होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं ऑडिट के लिए। अभी कंपोनेंट्स खत्म, अपना कंपोनेंट्स खत्म, अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है कि कौन से ऐसे कंट्रोल हैं जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। तो भैया ऐसे कंट्रोल ऑडिटर को क्या चीज चेक करनी है कि भैया मटेरियलिटी लेवल क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क क्या है, साइज ऑफ मनी क्या है, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सारी चीजें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब ऐसे कौन से कंट्रोल है दैट इज हाईली कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे क्या कंट्रोल्स हैं जो कि कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन में एप्लीकेबल होते हैं। कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी रेलेवेंट टू द ऑडिट if auditor intends to make use of information in designing and further audit procedure. For example, in auditing revenue by applying the accounting standards to record volume कंप्लीटनेस। भैया सिंपल सी बात है, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि भैया ऐसे भी कंट्रोल होने चाहिए ना जो कंप्लीटनेस पे नजर रखे। अब कोई भी ट्रांजेक्शन आती है वो कंप्लीट होते नहीं है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट ऐसे ही चढ़ा देता है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे आ गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो भैया कंट्रोल क्या है, अगर आपको याद हो तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने एक चीज पढ़ी थी, कंप्लीटनेस। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे सेल्स से रिलेटेड, क्या वो कंप्लीटली मॉनिटर हुई है, क्या वो कंप्लीटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उस पर रेलेवेंट है उसके अंदर रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, या आधी अधूरी रिकॉर्ड हुई है। तो ये ऑडिटर को इवेलुएट करना है। नाउ कंट्रोल रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड कंप्लायंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेवेंट ऑडिट and auditor evaluation use of account auditing procedures। Okay, clear? Now the next thing, the next control activity is control over safeguarding of the assets। ऐसे control क्या है जो assets को safeguard कर सकते हैं। So internal control over safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use of deposition may be controlled both financial। तो ऐसे सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स में ऐसे क्या मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स बनाया। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अकाउंट डिपार्टमेंट का काम होता है, उसमें एचआर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिजिकल इन्वेंट्री आपकी रखी हुई है तो फिजिकल इन्वेंट्री प्रॉपर जो स्टोर रजिस्टर है या जो स्टोर सुपरवाइजर है उसके हिसाब से ही आउटवर्ड इनवर्ड होगी। राइट। सेकेंड, ऑडिटर कंसिडरेशन टू सच कंट्रोल जनरली लिमिटेड दीज रेलेवेंट रिलायबिलिटी। सो ऑडिटर जब ऐसे कंट्रोल्स को समझता है जो कि सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स हैं, तो भैया यहाँ पे ऑडिटर को क्या पता चलता है कि हाउ रिलायबल जो इंटरनल कंट्रोल एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए बनाए गए हैं वो कितने रिलायबेंट है, कितने रिलायबल है। राइट, क्या पासवर्ड प्रोटेक्टेड है भी या नहीं। Example, safeguarding control relating to the operation objectives such as control to prevent excessive raw material in the production। तो मैंने आपको बोला कि भैया ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनरी का मैन्युफैक्चर करती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठाए नथु वगैरह एम्प्लॉय सारी स्टेशनरी लेके जा रहे हैं, तो कितना सेफ गार्ड है एसेट। तो ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, केस स्टडी में भी हो सकता है कि व्हाट आर द कंट्रोल्स रिलेटेड टू द सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट। तो अगर 5 नंबर में भी आया ना तो बेटा आपको ये 3 पॉइंट्स इनफ है। इसलिए मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। आपके मॉड्यूल में 95% सेम चीज अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पे से देख के उस पर टिक मार्क कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे बता भी सकते हैं। राइट, नाउ कंट्रोल रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव आर नॉट रिलेवेंट। ऐसे अब नेक्स्ट कंट्रोल क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो
ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं होती। ठीक है, मतलब ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो उसके लिए क्या कंट्रोल है तो पढ़ते हैं। एन एंटिटी जनरली हैज कंट्रोल रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रेलेवेंट, focus on that are not relevant to the audit and therefore not need to be considered. For example, an entity may relate the sophisticated system of automated control to provide efficient and effective operation, but these control ordinary would not relevant to the ऑडिट। भैया अब सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, ऑटोमेटिक लिफ्ट है, फलाना ढिमकाना, ऐसे कंट्रोल है। अब ये ऑडिट के लिए क्या नेसेसरी? भैया आप ऑडिट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके लिए क्या कंट्रोल? ये कंट्रोल रेलेवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर द ऑडिट। तो अभी हम क्या करें, जो कंट्रोल्स है वो ऑडिट के जो दायरे में आती है उसके क्या क्या, उसके लिए क्या क्या कंट्रोल एप्लीकेबल है। सेकेंड, दूसरा क्या है, इंटरनल कंट्रोल अप्लाइज टू ऑल एंटिटी ऑपरेटिंग यूनिट्स बिजनेस यूनिट्स। ओके भैया, एचआर की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, उनका प्रमोशन कैसे जा रहा है, फला ऐसे ऐसे कुछ कंट्रोल्स है। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के लिए लेके कोई कंट्रोल है, तो ये ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके उस पे क्या है ना, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द स्टैट्यूट एंड रेगुलेशन गवर्निंग द आइडेंटिटी में रिक्वायर द ऑडिटर टू रिप्लाई द कंप्लायंस विद। लेकिन इसमें ऑडिटर का क्या रोल होता है? अगर ऑडिटर को अपना ऑडिट करते टाइम ऐसा कुछ लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी वुमेन हेरासमेंट केस हो रहा है बट ये ऑडिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैटेगरी में नहीं आता, तो ऑडिटर को ये फर्ज बनता है कि वो कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस ऑफिसर है, उसको कंप्लेंट करें, उससे बात डिस्कस करें। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पार्ट समझ में आया सारे के हमने क्या किया? तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, और पहले लास्ट पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंट कंट्रोल, इवेलुएटिंग अब किस कब तक क्या नेचर और किस हद तक एक अंडरस्टैंड करना होता है रेलेवेंट कंट्रोल को। तो evaluating the design of internal control involve whether, so डिजाइन देखना है इंटरनल कंट्रोल का कि इंटरनल कंट्रोल इस तरीके से मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नेंस ने ड्राफ्ट किया है, क्या वो मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड क्या है, ये इवेलुएटिंग। सेकंड क्या है, इम्प्लीमेंट, जो कंट्रोल इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या वो इफेक्टिव है भी या नहीं। थर्ड थिंग है, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस, इंक्वायरिंग पर्सनल, पर्सनल से आप बात कर सकते हैं। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कि भैया आपके पास कंट्रोल है, क्या ये कंट्रोल हाईली इफेक्टिव है या नहीं, ये तो भैया आपको ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन ही बता पाएंगे, या आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कंट्रोल या डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, तब जाके पता चलेगा। समझ आया? तो अब तक हमने क्या कवर किया, इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल 5, और उसके बाद कंट्रोल स्पेसिफिक टू द ऑडिट एज सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल, और जो वैसे भी कंट्रोल जो कि ऑडिट के लिए जरूरी नहीं है, ऑडिट के अंतर्गत, राइट। नेक्स्ट बेटा, इसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, अगर आपने मेरी क्लास ये शुरू से देख रहे हैं और कट करके नहीं देख रहे तो मैंने आपको एक समरी दी थी। तो जो जो आपकी थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है वो है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन से रिस्क होते हैं जो कि स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, यानी कि एक होती है नॉर्मल ऑडिट कंसिडरेशन, नॉर्मल इवेलुएट कर लिया जो कि हमने पढ़ा, लेकिन ऐसे कौन से रिस्क है जिसके अंदर ऑडिटर को स्पेशल अटेंशन पे करना होता है। तो अब हम वो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। दैट, तो नेक्स्ट क्या है, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो भैया आपको पता है, देखो एरर तो हर किसी में हो सकती है, वो कोई अच्छी खासी बात, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो ऑडिटर की एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। और अगर कोई रिस्क रिलेटेड करता है इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक एरिया में, तो ऑडिटर को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल नहीं है, तो ऑडिटर को स्पेशल उसकी जरूरत है। नाउ नेक्स्ट, okay, the next one is the next category, the whether the risk involves significant transaction with related party। अगर कोई रिस्क हो रहा है लेकिन रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, तो वो आपकी ऑडिटर उस पर स्पेशल कंसिडरेशन करेगा। द डिग्री एंड सब्जेक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, अगर कुछ ऐसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लगती है जो कि नॉर्मल कोर्स में नहीं है, देन ऑडिटर पे एन एक्स्ट्रा केयर फॉर दैट। नाउ आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट रिस्क, अब सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। सिग्निफिकेंट रिस्क कैन रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन, अगर आपकी कोई नॉन रूटीन डे टू डे नेचर की रूटीन ट्रांजेक्शन नहीं है तो ऑडिटर
उसको वो सिग्निफिकेंट रिस्क ले सकता है या फिर अपने प्रोफेशनल जजमेंट से उसको कंसिडर कर सकता है। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन आदि ट्रांजेक्शन, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो कि अनयूजुअल है, जो रोज नहीं होती, जो कि नॉन रिकरिंग बेसिस पे है। जजमेंटल मैटर्स में इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, यानी किसी ने कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रखा है इतना बड़ा, जैसे आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो भैया सेल हुई है 6 लाख की लेकिन वो वैल्यूएशन 200 करोड़ की मांगते, दैट इज अनयूजुअल, दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट रिस्क। एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क आर risk of material misstatement due to fraud, significant transaction are related to the parties outside the normal course of business. Clear? Now the second is risk of material misstatement greater for significant non-routine nature of transaction. इसका मतलब क्या है कि भैया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहां पे ज्यादा होता है जहां पे नॉन रूटीन की जो ट्रांजेक्शन्स है जो कि रेलेवेंट है उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ज्यादा चांसेस है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में भी ग्रेटर for significant and non-routine of nature item. For example, such matter are arising from, ऐसे कौन से matters हैं? Greater management intervention to specify the accounting treatment. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है कोई भी वैल्यूएशन से रिलेटेड रेवेन्यू, लेकिन उसमें मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो वहीं से दिमाग ऑडिटर का क्लिक करेगा कि यार मैनेजमेंट इतना क्यों टांग अड़ा रही है भाई। सेकेंड है ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, डेटा कलेक्शन और मैनुअली ज्यादा काम हो रखा है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हटके कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुई है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है उसके अंदर, तो ऑडिटर को वहां पे एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है। द नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन वर्क है, वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मैटर प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर। तो पहला था सिग्निफिकेंट रिस्क जो नॉन रूटीन नेचर का आइटम है, अब इसके अंदर भी सेकंड पार्ट है जजमेंटल आइटम। Risk of material misstatement may be greater for significant judgmental matters that requires development of accounting estimate. For example, accounting estimate present हुआ है तो ये नॉन रूटीन एस्टिमेट है भैया, रूटीन नेचर का नहीं है तो जजमेंट लगेगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो की गई है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है, पीई रेशियो क्या है, मतलब आप अपना ट्रेंड्स वगैरह ऑडिटर चेक करेगा और उस पर ज्यादा ध्यान देगा। रिक्वायरमेंट जजमेंट में भी सब्जेक्टिव एंड कॉन्क्लूसिव, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं, जजमेंट का मतलब है कि अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑडिटर को चेक करना है। ओके तो अभी तक हमने जो नेक्स्ट पार्ट खत्म किया 3.5 पार्ट क्या खत्म किया कि ऑडिटर को कौन सी चीजों में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, तो दो मैटर्स होते हैं नॉन रूटीन नेचर और जजमेंटल मैटर, तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पढ़ी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टार्ट है इसी चैप्टर के अंदर वो है इवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आईसी सिस्टम को इवेलुएट करना। तो व्हाई देयर इज नीड टू रिव्यू, इवेलुएट मतलब उसको छानना, उसको बारीकी से चेक करना। ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस देना होता है कि अकाउंटिंग सिस्टम एडिक्वेट है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो भी अच्छे से एडिक्वेट है, इसलिए उसको इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करने की जरूरत है कि भाई इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है भी या नहीं, टाइम टू टाइम चेक हो भी रहा है या नहीं। internal normally contribution such as assurance, तो main reason क्या है, because of the reasonable assurance। now benefits for evaluation of internal control, what are the benefits of internal control? Review of internal control will be enable auditor to know whether error or fraud are likely to be located in ordinary course of business, whether adequate internal control system is used। भैया पता लगाना है कि ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एडिक्वेटली फॉलो हो रहा है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेटली प्लान है मैनेजमेंट के द्वारा या नहीं, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग है नहीं, इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इज वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैज बीन बेयरिंग ऑन हिज वर्क और नॉट। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स में, वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफ गार्डिंग द एसेट, जो भैया इंटरनल कंट्रोल है वो एसेट्स को सेफ गार्ड कर पा रहे हैं नहीं, हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली मैनेज डिस्चार्जिंग द फंक्शन, मैनेजमेंट अपना फंक्शन एग्रीगेटिंग सेग्रीगेटिंग एलोकेशन ऑथराइजेशन डेलीगेशन उसको रिव्यूइंग का अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं, हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स आर, जो रिपोर्ट्स पढ़ाई गई है मैनेजमेंट के द्वारा क्या वो रिलायबल है भी या नहीं, ये इंटरनल कंट्रोल के इवेल्युएशन के बाद ऑडिटर को क्लैरिफाई होता है। Extent and depth of examination that carry out the different areas of accounting, that would be appropriate audit techniques, audit procedures in given circumstances. What are the areas that control is weak and excessive, whether some worthwhile suggestion can given to the improve the control environment।
ओके, नेक्स्ट थिंग इज और फॉर्मुलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम्स। तो जिन बच्चों ने ऑडिट प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों ने मेरी पहले वाली लेक्चर्स नहीं देखे, उसमें मैंने चैप्टर 2 का पूरा क्लैरिफिकेशन लिया है। तो भैया ऑडिट प्रोग्राम्स को अब फॉर्मुलेट करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। Auditor can formulate his entire audit programs only after he had a satisfactory understanding of internal system. याद रखिएगा, ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम तभी बनाएगा जब उसके पास एक प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री मतलब डिसीजन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल ऐसा है, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। Now, extent and nature of audit program is substantially influenced by the internal control in its operation. तो भैया ऑडिटर का जो ऑडिटर प्रोग्राम बनाएगा वो सब्सटैंशियली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पुअर है या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़ा है। यानी कि मोस्ट द 90% ऑडिट प्रोग्राम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर बनाता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इवेल्युएशन पे बेस्ड करता है। इन द सिचुएशन, राइट, इधर आइए, इंपॉर्टेंट है, इन द सिचुएशन वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर कंसिडर्ड टू बी वीक इन सम एरियाज, अगर वीक है द ऑडिटर माइट चूज एन ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट। अगर उसको लगता है ऑडिटर को कि इंटरनल कंट्रोल किसी एरिया में वीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। ओके, और अदर आइटम्स दैट ही अदरवाइज वुड एग्जामिन एट टाइम वुड एडिशनल टेस्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी इंटरनल कंट्रोल किसी एरिया में इंटरनल कंट्रोल एक ऑडिटर को वीक लगा, तो अपनी ऑडिट प्रोग्राम में वो लिखेगा कि आई हैव टू परफॉर्म द एडिशनल प्रोसेस टू फर्दर टेस्ट दिस इंटरनल कंट्रोल एंड provides a reasonable assurance that internal control system are satisfactory or not. Clear? ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा, अब तक सारी चीजें माइंड में क्लियर हो रही है। नाउ नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ इवेलुएटिंग द इंटरनल कंट्रोल्स। अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं कि इंटरनल कंट्रोल को कैसे इवेलुएट किया जाए? तो सबसे पहले तो नरेटिव रिकॉर्ड। बेटा नरेटिव रिकॉर्ड आया हुआ है क्वेश्चन में। नरेटिव रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनुअल और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑडिटर चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इफ इट इज अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, किस तरीके से काउंटिंग रिकॉर्ड होती है, ऑब्जर्व करता है। इट मे बी रिकमेंडेड इन केस वेयर नो फॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन सूटेड। डिसएडवांटेजेस, अब नरेटिंग रिकॉर्ड्स के डिसएडवांटेजेस क्या है? कई बार है ना गलत लिखा जाता है, कई बार ऑब्जर्वेशन में गलती हो जाती है, कोई गैप आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, तो नरेटिव कंट्रोल। नरेटिव का मतलब होता है रिकॉर्ड। ना चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है? सेकंड मेथड है इवैल्यूएट करना ऑडिटर। चेकलिस्ट का मेथड है, इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें आपको यस या नो में चेकलिस्ट के आंसर दे रहे हैं, ओनली यस या नो में, कि भैया वेंडर से पूछा गया था, टेंडर गए थे, परचेज ऑर्डर आए थे, यस या नो में, ये चेकलिस्ट से कंट्रोल का पता लगाया जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज नरेटिव रिकॉर्ड, सेकंड वन इज चेक। ओके, तो चेकलिस्ट के बाद आपका आता है वेदर कंट्रोल। तो चेकलिस्ट के क्वेश्चन है, वेदर कंट्रोल्स आर एडिक्वेटली सेफगार्डेड, हाउ रिलायबल। ओके, सो दैट्स अ थिंग। ओके, ये दोबारा से वही खुल गया, जस्ट। चेकलिस्ट के बाद तीसरा मेथड है इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करने का, वो मेथड है आपका इंटरनल आईसीक्यू, इंटरनल क्वेश्चन आयर, विद कंप्राइज ऑफ एक सीरीज क्वेश्चन। चेकलिस्ट में सिर्फ यस नो होता है, लेकिन क्वेश्चन आयर में एक ऑडिटर क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से करता है जिससे तरीके से पता चल सके कि कंट्रोल किस तरीके से ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की तरह पूरा हुआ है नहीं। इट कंप्राइज ऑफ कॉम्प्रेंस सीरीज ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन होते हैं कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल। It is the most widely used for collecting the information. With proper ICQ, all internal evaluation can be completed in the time. In ICQ, questions are so framed that yes, donate satisfactory. ICQ में क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं, अगर yes आंसर है तो वो satisfactory एविडेंस देता है, अगर no आंसर है या not applicable आंसर है तो भैया उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ICQ usually issue to the client and the client requested to get it fulfilled. तो एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू क्लाइंट को इशू करता है ICQ, ठीक है, ऑडिटर, और या तो उसके एम्प्लॉइज भरते हैं, पर्सनल भरते हैं, तो इस डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। नेक्स्ट मेथड जो होता है इवैल्यूएट करने का इंटरनल कंट्रोल्स, वो होता है बेटा फ्लो चार्ट्स। तो पहले आईटी में आपको फ्लो चार्ट्स होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट की, ठीक है। इट मिनिमाइज, तो किसी भी चार्ट के व्यू में या आपको एक समरी के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में फ्लो चार्ट पढ़ना है, तो फ्लो चार्ट्स आपका मतलब नैरेटिव रिकॉर्ड, सॉरी,
इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का एक अनदर प्रोसेस होता है। तो भैया 4 तरीके से इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन हो सकता है, एक तो नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनायर एंड फ्लो चार्ट्स। नेक्स्ट इज सैंपल ऑफ आईसीक्यू फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहीं इसमें सैंपल दे रखे हैं, देखो परचेज पे, ये आपको रीड करके जाना है। आर परचेजेस सेंट्रलाइज, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परचेजेस से रिलेटेड, क्रेडिटर से रिलेटेड। आर परचेजेस मेड फ्रॉम अप्रूव सप्लायर्स, के अप्रूव सप्लायर से हुई है या नहीं हुई है, वैलिड परचेजेस है, इस तरीके से कुछ क्रेडिटर्स के एग्जांपल देख रहे हैं। आर सप्लायर्स इनवॉइस्ड डायरेक्ट रूट ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने को उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चा लोग, तो इसको एक बार रीडिंग ले लेना, ठीक है। रीडिंग लेंगे तो आपके लिए मोर क्लैरिफाई फॉर्म हो जाए। इसी तरीके से इन्वेंट्री में भी दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स में भी। तो आर स्टॉक स्टोर्ड इन द लेजर। सो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि किस तरीके, व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, सो इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल। तो ये क्वेश्चन है, ये कंट्रोल नहीं है। इस तरीके से आप किसी इन्वेंट्री का इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। मेरे क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, यहाँ ऑडिट प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन हुआ, यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है कि इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को किस तरीके से ऑडिटर क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। तो इन प्रश्नों को पूछ के, राइट। नेक्स्ट बेटा आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है इसके अंदर, टेस्टिंग। इवेलुएटिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, अब टेस्टिंग। अब किसी भी इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट किया कैसे जाए। आफ्टर असिमुलेटिंग द इंटरनल कंट्रोल, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इवेलुएशन करने के बाद, इंटरनल कंट्रोल समझने के बाद, अब होता है टेस्टिंग की बारी। द ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन वेदर हाउ फार सम एक्चुअली ऑपरेशन, भैया जितना उसने चीजें चेक की, कंट्रोल कंट्रोल से क्वेश्चन से चेक की, तो भैया टेस्ट करना है कि भैया वो एफिशिएंट है भी या नहीं। फॉर दिस ही रिसोर्ट द एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑपरेशन। दिस हैज टू बी ऑन सेलेक्टिव बेसिस। तो भैया पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल को सेलेक्टिव बेसिस पे टेस्ट करेगा ऑडिटर। पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टीओसी मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द इफेक्टिवनेस। क्यों कंट्रोल को टेस्ट करेगा भैया, कि इफेक्टिव कितने हैं कंट्रोल, क्या डिजाइन, इन डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने इफेक्टिव है डिजाइनिंग में, कितने इफेक्टिव है ऑपरेशन में। नो एलिमेंट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सो क्या क्या एलिमेंट्स है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, इंक्लूड इंस्पेक्शन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे इंक्लूड करेगा, कैसे चेक करेगा, इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट, सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, इंक्वायरीज करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑडिट ट्रायल विच लीव्स नो ऑडिट ट्रायल। ये सारी चीजें एक ऑडिटर को परफॉर्म करनी है, समझ आ रहा है। And the next process is re-performance and re-performance of the procedure that is actually performed। अगर जो प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअली परफॉर्म हो चुके हैं उनका रीप्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। एंड टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, अगर कोई कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन लगी है ऑब्वियसली आज की डेट में तो सारे, तो उसको भी चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो पहले ले लेते हैं एक समरी कि अब तक हम पिछले 1-2 घंटे से। तो बच्चों लोग अभी, अब हमने इस क्लास में किया क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस क्लास के अंदर आपके एसेज हैं। अभी ऐसे 3 ऐसे हैं, ऐसे 315, ऐसे 320, ऐसे 330। अभी हमने ऐसे कवर नहीं किए, ठीक है। अभी हमने जो चैप्टर का मेन बेस था तो हमने वो कवर किया। और अभी तक हमने इस क्लास में पढ़ा क्या है, इन दिस क्लास हमने क्या कवर किया है, वी कवर्ड। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समरी दी थी और मैं आपको लास्ट में समरी भी दे रही हूँ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट किया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। पूरा ये चीज इसके अंदर हमने कवर की। ओके, आप लिखते रहिए ताकि आप इस चैप्टर के क्रक्स को भी समझ सके। उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल स्टार्ट किया। ये इंटरनल कंट्रोल बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। इंटरनल कंट्रोल के पढ़ने के बाद इंटरनल कंट्रोल के ही अंदर हमने क्या पढ़ा, इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ी इंटरनल कंट्रोल की। 5 कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े, कंपोनेंट्स हमने पढ़े यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स। अब 5 कंपोनेंट्स में हमने सारी चीजें कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, और हमने रिस्क असेसमेंट आइडेंटिटी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, कंट्रोल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। फिर जो नेक्स्ट था हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रोल्स रेलेवेंट टू दी ऑडिट के बारे में पढ़ा कि ऑडिट से रिलेटेड क्या कंट्रोल्स हैं।
एक्यूरेसी और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या कंट्रोल नेसेसरी है, कंट्रोल सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट से रिलेटेड क्या नेसेसरी है, और ऑब्जेक्टिव्स जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव नहीं होते उससे रिलेटेड कंट्रोल क्या नेसेसरी है। ठीक है, फिर नेचर पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया वो पढ़ा हमने स्पेशल कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशन हमें सिग्निफिकेंट रिस्क में एक ऑडिटर को क्या चाहिए वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने जो फिफ्थ टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा इवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक इंटरनल कंट्रोल का इवेलुएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इवेलुएशन इंटरनल कंट्रोल, इसमें मेथड्स ऑफ हमने इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने के मेथड पढ़े। मेथड कौन कौन से थे, नरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, आईसी कंट्रोल क्वेश्चनायर एंड दी फ्लो चार्ट। फिर हमने नेक्स्ट जो सेशन में पढ़ा, इसमें पढ़ा हमने टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने क्या पढ़ा भैया, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इस चैप्टर के अंदर आपका एक पार्ट रह गया है, वो मैं उसकी सेपरेट लेक्चर आपका लेके आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपका क्या कवर हो गया है, चैप्टर नंबर 3। लेकिन आपका चैप्टर नंबर 3 न्यू सिलेबस में एक नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, वो है आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट डिजिटल ऑडिट। तो इसकी एक सेपरेट क्लास में आपकी लेके आऊंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैप्टर को आपने 3 भागों में मैंने बांटा था, ठीक है, वो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहली बार आए हो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। और प्लीज कमेंट कीजिए कि करा कीजिए आपको और किसी असिस्टेंट की क्या जरूरत है या क्या डाउट है। हम आपकी टीम, हम और हमारी टीम आपके सारे डाउट्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगी, प्रयास करेगी। अगर आपको ये रेलेवेंट लगा है, देखो बच्चों इस चैप्टर के अंदर मैंने मॉड्यूल अप्रोच नहीं किया, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखी है ताकि आपको लिखने का पैटर्न भी समझ में आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाउ टू राइट आंसर्स इन द ऑडिट, अगर मैं वो सेशन लेके आऊं, तो कमेंट डाउन जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बने रहना। क्योंकि इसके बाद मैं डिजिटल ऑडिट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर 3 का ही ये पार्ट लेके आऊंगी और ऐसे सीरीज भी सेल स्टार्ट करूंगी। तो बच्चा लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जल्द होगी जीत की दहाड़। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।